शाम के 5 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं देश दिन भर। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। कांग्रेस ने आरएसएस के चुनाव आयोग से शिकायत की है। कांग्रेस का कहना है कि आरएसएस राजनीतिक दल नहीं है। बावजूद इसके उसके कार्यकर्ता यूपी में हर विधानसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवारों का प्रचार का काम संभाल रहे हैं। तो आरएसएस राजनीतिक संगठन नहीं होने के बावजूद बीजेपी का प्रचार कैसे कर सकती है? कांग्रेस ने यह शिकायत चुनाव आयोग से की है, लेकिन ये पहली दफा नहीं है जब इस तरह से आरएसएस ने बीजेपी के लिए प्रचार किया हो। अरुण, यही बात का जिक्र मैं आपसे भी करना चाहूंगी। ये पहली दफा नहीं है जब आरएसएस इस तरह से अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी के लिए प्रचार कर रही है, लेकिन क्या कांग्रेस के पास ये वैलिड पॉइंट है जो वो चुनाव आयोग लेकर गया है? देखिए, कांग्रेस पहले भी आरोप लगाती रही है और खुद राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी कह चुके हैं कि बीजेपी कुछ भी नहीं है, उसके पीछे की जो असली फोर्स है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। और वो खुलेआम सार्वजनिक मंचों से कहते रहे। जो शिकायत की इलेक्शन कमीशन में, उनका ये कहना था कि आरएसएस ने खुद को एक गैर राजनीतिक संगठन बताया है, लेकिन अगर वो राजनीति में प्रचार प्रसार में शामिल हो रहे हैं, कन्वेंसिंग कर रहे हैं, लोगों के घर जा रहे हैं, बीजेपी के पक्ष में बहुमत और जनमत जुटाने की बात कर रहे हैं, तो क्या उनका खर्च, जो उनकी लॉजिस्टिक है, उनका खर्च है, वो किसमें जुड़ेगा? एक टेक्निकल मसला उठाया है कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन में जाकर के कि चुनाव में प्रत्याशियों के खर्च की सीमा एक तय है, तो जो ये खर्च हो रहा है, जो ये लोग काम कर रहे हैं, क्या वो सामने दिखाया जाता है या पर्दे के पीछे काम करते हैं? और उसने कहा है कि पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं, इसलिए इस तरह के लोगों पर रोक लगनी चाहिए। चलिए अरुण, आप हमारे साथ बने रहिए और अब बात यूपी में होने वाले महागठबंधन की कर लेते हैं। यूपी में कांग्रेस और एसपी के बीच गठबंधन को लेकर सियासत हर घंटे बदल रही है और एसपी की पहली लिस्ट आने के साथ ही किरणमय नंदा ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस को सिर्फ 80 सीटें ही दी जा रही है। अगर कांग्रेस को मंजूर है तो ठीक है, नहीं तो फिर से गठबंधन के भविष्य पर विचार हो सकता है। ऐसे में खबर आई है कि इस लिस्ट को लेकर कांग्रेस आलाकमान भी नाराज है, लेकिन कुछ देर बाद ही नरेश अग्रवाल ने बयान देकर किरणमय नंदा के बयान को निजी करार दे दिया है। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि क्या एसपी में कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर अलग अलग राय है, क्योंकि किरणमय नंदा का दावा है जो पार्टी की राय है वो है और वही बात वो कह रहे हैं। कुल मिला के सीट कांग्रेस का होगा 54। इससे हम लोग 20 प्लस माइनस करके हम लोग दे सकता है। नंदा जी का बयान उनका व्यक्तिगत राय है, ये पार्टी की राय नहीं है। ये ठीक है, कांग्रेस से अलायंस की वार्ता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। कुछ कांग्रेस का अड़ियल रवैया था जिस बारे कहीं ना कहीं ये रुकी वार्ता, लेकिन अभी भी जो वार्ता हो रही है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हो रही है। वहीं यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष राज बब्बर चाहते हैं कि गठबंधन संख्या नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं की भावनाओं के आधार पर होना चाहिए। मैं ये मानता हूं कि गठबंधन हो कार्यकर्ताओं के सम्मान पर। मैं ये मानता हूं कि गठबंधन हो कार्यकर्ताओं के सम्मान पर। कांग्रेस और एसपी के बीच होने वाले इस गठबंधन में जो खटास आई दिखाई दे रही है, उसके पीछे एसपी की आज जारी हुई सूची है। एसपी ने अपने 191 उम्मीदवारों की लिस्ट में 9 उम्मीदवार उन सीटों पर उतारे हैं जिन पर कांग्रेस के मौजूदा विधायक है। कानपुर के किदवई नगर, गंगोह और मथुरा से एसपी ने उम्मीदवार उतार दिए हैं, जबकि यहां पर कांग्रेस के मौजूदा विधायक हैं। वहीं एसपी ने रामपुर की बिलासपुर सीट से भी अपना उम्मीदवार उतारा है, जबकि 2012 में कांग्रेस ने यह सीट जीती थी। कांग्रेस के दावे वाली सीट पर समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे, तो मथुरा में कांग्रेस के मौजूदा विधायक प्रदीप माथुर ने अपना नामांकन भर दिया है। गठबंधन की बातचीत के दौरान कांग्रेस इस सीट पर अपना दावा कर रही थी, लेकिन मथुरा से समाजवादी पार्टी ने अशोक अग्रवाल को टिकट दिया है। हालांकि कांग्रेस विधायक प्रदीप माथुर खुद भी मान रहे हैं कि अभी काफी असमंजस की स्थिति है। मेरे ख्याल से कंफ्यूजन है, वो कंफ्यूजन सब दूर हो जाएगा और सपा कांग्रेस और सपा का प्रत्याशी में लोगों को कंफ्यूजन है। मैंने आपसे कहा नहीं कि वो एडजस्टमेंट प्रॉपर हो नहीं पा रहा है, पर अब फाइनल लिस्ट विड्रॉल से पहले आ रही है। और इससे पहले समाजवादी पार्टी ने यूपी चुनाव के लिए अपने 191 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है। खास बात यह है कि अखिलेश यादव की लिस्ट में शिवपाल यादव का नाम भी है। हालांकि वो चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे। शिवपाल को उनकी पारंपरिक सीट जसवंत नगर से टिकट दिया गया है। इसके अलावा सभी बड़े मंत्रियों को टिकट दिया गया है। आजम खान को रामपुर से टिकट मिला है, तो उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को स्वार से टिकट दिया गया है। इन सबके अलावा नरेश अग्रवाल के बेटे नितिन अग्रवाल को भी टिकट दिया गया है। अखिलेश यादव के करीबी अरविंद सिंह गोप का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। हालांकि बेनी प्रसाद के बेटे को टिकट नहीं मिला है। खास बात यह है कि 191 उम्मीदवारों में 52 चेहरे मुस्लिम उम्मीदवारों के हैं। समाजवादी पार्टी की पहली लिस्ट में जो बड़े नाम है वो भी जान लीजिए। शिवपाल यादव को जसवंत नगर से टिकट मिला है। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को स्वार से टिकट मिला है। नरेश अग्रवाल के बेटे नितिन अग्रवाल को हरदोई से टिकट मिला है।
जबकि मनोज चौधरी को छपरौली बागपत से प्रत्याशी घोषित किया गया है। अरविंद सिंह गोप को रामनगर से टिकट दिया गया है। गौरव स्वरूप को मुजफ्फरनगर से टिकट दिया गया है। नाहिद हसन को कैराना से प्रत्याशी बनाया गया है, जबकि धर्मराज सिंह को बाराबंकी से और वहीं उमा किरण को पुरकाजी से, अतुल प्रधान को सरधना से टिकट दिया गया है। वीरेंद्र यादव को साहिबाबाद से प्रत्याशी बनाया गया है। अखिलेश यादव ने किसका टिकट काट दिया है? अखिलेश यादव ने सबसे पहले शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव का टिकट काटा है। बेनी प्रसाद वर्मा के बेटे को भी टिकट नहीं मिला है, जबकि कानपुर कैंट से अतीक अहमद को भी टिकट नहीं दिया गया है। और हमारे साथ लखनऊ से हमारे सहयोगी उत्कर्ष चतुर्वेदी जुड़े हैं और दिल्ली से अरुण सिंह जुड़े हैं। उत्कर्ष, पहले मैं रुख आपका करना चाहूंगी, क्या रहा है? कल तक ये तस्वीर थी कि 24 घंटे बाद ऐलान हो जाएगा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन को लेकर, लेकिन अब 191 उम्मीदवारों की सूची जारी होने के बाद वो गतिरोध फिर से बरकरार नजर आ रहा है। बिल्कुल प्रीति, ये गतिरोध बरकरार नजर आ रहा है और साफ तौर पर ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की ओर से एक दबाव बनाने की रणनीति है। दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस पर, जो 3 फिगर्स में करीब 100 के आसपास सीट मांग रही हैं, उनको कम किया जाए और 300 से ज्यादा सीटों पर समाजवादी पार्टी खुद चुनाव लड़ना चाहती है, क्योंकि 300 से ज्यादा सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे तो एक मजबूत सरकार में रहेंगे। और कहीं ना कहीं जो बात कही जाती है कि गठबंधन सरकार में जो सहयोगी पार्टियां होती हैं वो भी कहीं ना कहीं कमजोरी का कारण बन जाती हैं सरकार के चलने में। तो समाजवादी पार्टी चाहती है कि उसके पास कम से कम इतने विधायक जरूर हों कि वो खुद के बूते भी सरकार बनाने लायक नंबर्स के साथ मैदान में उतरे। जी, इसके अलावा अरुण, कल तक हम ये देख रहे थे, जो खबरें आ रही थी उत्तर प्रदेश से, लखनऊ से, कि 102 सीटें दी जाएंगी, 102 या 103 सीटें कांग्रेस को दी जाएंगी, बाकी 300 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। लेकिन इस बीच ऐसा क्या हुआ कि ये गणित पूरा उलट सा गया है? की कई ऐसी सीटें हैं जो समाजवादी पार्टी की सिटिंग सीटें हैं, लेकिन कांग्रेस उनको चाहती है। तो अगर कांग्रेस उन सीटों को चाहती है तो समाजवादी पार्टी को भी लगता है कि कुछ संख्या उनको कम करनी चाहिए। कांग्रेस ने इस बात पर अपना ऐतराज जताया था कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी के लोगों ने उन सीटों पर भी टिकट अनाउंस कर दिए जिन सीटों पर उनके सिटिंग एमएलएज हैं, और विधायक दल के नेता जो प्रदीप माथुर है उनकी सीट पर भी उन्होंने उम्मीदवार घोषित कर दिया। उसके बाद ये जो गठबंधन की गांठ है, या यूं कहें बार्गेनिंग का जो खेल चलता है किसी भी गठबंधन में, वो इस समय अपने चरम पर है। गुलाम नबी आजाद अपने सिपा सालारों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, राजबब्बर लखनऊ में है, प्रशांत किशोर के माध्यम से पूरे विवाद को सुलझाने की कोशिश हो रही है। दोनों पक्षों को अभी उम्मीद है कि बीच का कोई रास्ता निकलेगा, और अगर नहीं निकलता है, जिसकी संभावना बेहद कम है, क्योंकि दोनों की जरूरत है एक साथ आना, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक जो सबसे बड़ा चंक है उत्तर प्रदेश में, इसीलिए इस अलायंस को फॉर्मुलेट किया गया। प्रशांत किशोर ने ही फार्मूला दिया था कि अगर ये वोट बटा तो बीजेपी के हाथों दोनों को हारना पड़ेगा, और इसलिए इस वोट को, बैंक को एक साथ रखने के लिए इसका होना जरूरी है। तो एक बार फिर पर्दे के पीछे और औपचारिक तौर पर बातचीत चल रही है, और दोनों दलों को उम्मीद है कि कुछ रास्ता निकल आएगा। जिस मुस्लिम वोट बैंक का आप जिक्र कर रहे थे, उसका प्रतिशत पूरे उत्तर प्रदेश में 16 से 18% है, और इसी को लेकर कहा जा रहा है कि ये गठबंधन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन एक बात और है अरुण, वो ये कि अगर इस बार जो उम्मीदवारों की सूची जारी हुई है उनमें सबसे ज्यादा मुस्लिम चेहरे हैं, तो इसके भी समाजवादी पार्टी में अपने कुछ मायने हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए उत्कर्ष, आपका भी शुक्रिया। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, एसपी और कांग्रेस से गठबंधन नहीं होने पर अब आरएलडी ने यूपी में 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इतना ही नहीं, आरएलडी ने यह भी साफ किया है कि अगर जरूरत पड़ी तो इसके लिए जेडीयू और छोटे दलों के साथ महागठबंधन किया जा सकता है। जलीकट्टू पर अब सियासी हलचलें तेज हो गई हैं। जलीकट्टू के बहाने एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर निशाना साधा है और समान नागरिक संहिता पर सवाल खड़े किए हैं। ओवैसी ने कहा है कि इस देश में समान नागरिक संहिता थोपी नहीं जा सकती, जबकि दूसरी ओर जलीकट्टू पर पूरे तमिलनाडु में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शनकारी हजारों की संख्या में मरीना बीच पर पहुंचकर इसका विरोध कर रहे हैं। ओवैसी ने तंज कसते हुए ट्वीट किया है कि जलीकट्टू पर हो रहा विरोध ये दिखाता है कि देश में समान नागरिक संहिता थोपी नहीं जा सकती। तो एक बार फिर से आपको ट्वीट बता देते हैं जो ओवैसी ने किया है। जलीकट्टू पर विरोध हिंदू संगठनों के लिए सबक है। आगे वो लिखते हैं, इस देश पर समान नागरिक संहिता थोपी नहीं जा सकती।
और पूरा देश एक त्योहार नहीं मना सकता। और इस पर विभिन्न राजनीतिक दलों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। ओवैसी को ये समझ में ही नहीं आता कि जल्लीकट्टू जो है वो एक तरह से वहाँ की एक रीति रिवाज और परंपरा है, और वो परंपरा में ऐसा नहीं कि उसे किसी वर्ग को यानी ह्यूमन बीइंग को उससे नुकसान हो रहा है, बल्कि सिविल कोड को, अगर कॉमन सिविल कोड की ये बात कर रहे हैं तो इनको सिविल कॉमन कोड और जल्लीकट्टू जैसी परंपरा रीति रिवाज को मैं अंतरहीन के समझ में नहीं आता। ऐसी कोई बात नहीं है। ये दो मुद्दे अलग हैं। नहीं, उनकी बयानबाजी भड़काऊ है। उनकी कौम को इम्प्रेस करने के लिए, उनकी कौम को इकट्ठा करने के लिए इस प्रकार की बातें वो कर रहे हैं, इसके कोई मायने नहीं है। नहीं, देखिए, ये सारे लोगों का, जो भी इंसाफ पसंद लोग हैं, इस देश का कानून है कि हर व्यक्ति अपने अपने धर्म का पालन कर सकता है। इसकी आज़ादी देश में है। अगर शादी ब्याह, तलाक, प्रॉपर्टीज का बंटवारा, इन चीज़ों में पर्सनल लॉ काम करता है और यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो चाहे क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सबको एक तरह से करना पड़ेगा। तो ये आरएसएस की गवर्नमेंट है। बीजेपी जो है वो कौन सा कानून लाएगी? वो ऐसा कानून लाएगी जिसमें मुसलमान अपने धर्म पे क्या पालन कर ही नहीं सकता है। तो ये इन चीज़ों में इंटरफेरेंस मैं देख रहा हूँ ज़्यादा हो रहा है, और ये इंटरफेरेंस बिल्कुल कबूल किसी को होगा नहीं। सबसे बड़ा दंगल में आपको बताते हैं, पंजाब के डिप्टी सीएम सुखबीर बादल ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है, उन पर हमला बोला है। सुखबीर बादल से बातचीत की है हमारे संवाददाता मोहित मल्होत्रा ने। पंजाब चुनाव में शिरोमणि अकाली दल तीसरी बार सत्ता में आने की कोशिश कर रही है, और हमारे साथ इस वक्त अकाली दल के प्रधान और पंजाब के डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल साहब मौजूद हैं। बादल साहब, फील्ड में आप लोग जा रहे हैं, पूरे जोर के साथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। क्या स्थिति आपको लगती है इस वक्त? कितना बड़ा चैलेंज है आपके लिए तीसरी बार सत्ता वापस पाना? 2012 के इलेक्शन से ज़्यादा रिस्पॉन्स इस टाइम आ रही है। जो रैलीज का साइज है, जो लोगों की अट्रैक्शन है, वो इस टाइम पिछले इलेक्शन से ज़्यादा है, क्योंकि लोगों ने डिफरेंस देखा है। पंजाब में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हमने की है, जैसे पंजाब को पावर सरप्लस दिया, रोड नेटवर्क दिया, एयरपोर्ट्स बनाए हैं, और जो गाँव शहरों में छोटे से लेके टाउन से लेके बड़े में 100% सीवरेज वाटर सप्लाई जो हमने काम किए हैं, वो लोगों को सामने आ गए हैं। ऐसी परफॉर्मेंस आज तक कांग्रेस के राज में हुई नहीं थी, और ये डेवलपमेंट एजेंडा लेके ही हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, और कोई मुद्दा नहीं हमारे पास। क्या आपको लगता है कि प्रकाश सिंह बादल ही सबसे बड़ा चेहरा है अकाली दल में, और आप कब आगे आएंगे? आप फ्रंट राजनीति में कब देखेंगे? कि प्रकाश सिंह बादल इज द बेस्ट पर्सन टू रूल पंजाब। जो उनका एक्सपीरियंस है, जो वो फेयरनेस देते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, जो उन्होंने सारे धर्मों का एक सबको समेट के रखा है। एज पंजाब बॉर्डर स्टेट है, यहाँ जब से अकाली बीजेपी राज है, यहाँ कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं हुई, कभी कम्युनल वायलेंस नहीं हुए, सारे रिलीजन्स को रिस्पेक्ट किया गया है। आज चाहिए पंजाब को, क्योंकि पाकिस्तान की कोशिश है डिस्टर्ब करने के लिए, हमें स्ट्रांग आदमी चाहिए। और दूसरे पास से वो लोग आते हैं जैसे यार आम आदमी पार्टी केजरीवाल, उस इतनी फ्रस्ट्रेट हो गया क्योंकि उनकी पोजीशन डाउन चलेगी कि जो रेडिकल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी उनके साथ उन्होंने समझौता कर लिया। केजरीवाल उन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लीडरों के घर ब्रेकफास्ट खाता है, उनके साथ लंच मीटिंग्स करता है, उनकी सपोर्ट लेकर इलेक्शन लड़ रहा है, वो बाहर से फंडिंग उसकी आ रही है। ये जो एनआरआई के बारे कर रहे हैं, वो सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने अपने आदमी भेजे हैं यहाँ। सो ऐसे लोग, ऐसी पार्टी जो देश की पीस को डिस्टर्ब वोट लेने के लिए जो डिस्टर्ब करते हैं पीस, उनका साथ ले सकता है, उससे घटिया इंसान कोई नहीं हो सकता। वहीं कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने मनमोहन सिंह पर सवाल खड़े कर दिए हैं। संदीप दीक्षित ने आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल के बचाव में मनमोहन सिंह पर सवाल उठाते हुए कहा है कि सांसदों को ये पूरा हक है कि वो सवाल पूछ सकते हैं और ये अधिकार उनसे कोई नहीं छीन सकता। संदीप दीक्षित के मुताबिक बैठक के दौरान मनमोहन सिंह ने उनके मन में क्या था ये उन्हें नहीं पता था। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित से बातचीत की है हमारे संवाददाता मनोज शर्मा ने।
हमारे साथ में पूर्व सांसद और कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित, जिन्होंने फेसबुक पे कुछ ऐसा लिखा है जो इस समय बड़ा एकदम से सुर्खियों में आ रहा है। क्या लिख दिया सर आपने फेसबुक पे? नहीं, कुछ नहीं। देखिए, सवेरे से कुछ खबरें आ रही थी कि उर्जित पटेल जी फाइनेंस मिनिस्ट्री की स्टैंडिंग कमेटी स्थायी समिति में गए थे। उनसे किसी सांसद ने कुछ सवाल पूछे और उस सवालों में उनके जवाब देने से पहले शायद मनमोहन सिंह जी ने ये कहा कि नहीं, आपको आवश्यकता नहीं है ये सवाल पूछने की। तो मैंने सिर्फ दो चीज़ों पर अपनी बात कही है। एक तो मुझे लगता है कि देखिए, सांसद अगर सवाल न पूछ सकें और उनका जवाब न मिले तो फिर किस तरह की जवाबदेही इस देश में होगी। सवाल अटपटा हो, सवाल बेवकूफ़ी का हो, या सवाल बुद्धिमत्ता का हो, या सवाल से देशहित निकलता हो, सवाल होता है। और ये हिंदुस्तान के नागरिकों को अपने सांसदों द्वारा सवाल पूछने की जो अधिकार मिला है, वो अधिकार ऐसा, वो आज़ादी कभी नहीं ली जा सकती। दूसरी बात, वो उस पर अगर कोई अपना मत रखे, देखिए मनमोहन सिंह जी का क्या मन होगा, क्या कारण होगा, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैं तो उस अधिकार की सुरक्षा की बात कर रहा हूँ जो अधिकार आपका और मेरा अधिकार है। देश दिन भर में बस इतना ही।